डियर स्टूडेंट्स, आज मैकेनिकल सेकेंड ईयर के छात्रों का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी की क्लास में स्वागत है। सभी GPC डूंगरपुर सेकेंड ईयर मैकेनिकल के छात्रों का लालाराम सुंदर की मैकेनिकल सेकेंड ईयर की क्लास सब्जेक्ट ME 209 के यूनिट 6 जो कि YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही है, सभी छात्रों का स्वागत है। चलो आइए हम यूनिट्स और स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। लंबाई के सारे मापों की मूल रूप से मानक लंबाई के साथ तुलना की जाती है। इंजीनियरिंग मापन आज के समय में काफ़ी जटिल हो गया है, विशेष रूप से अति परिशुद्ध मापन के संदर्भ में। इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर में मानक लंबाई की स्थापना आवश्यक कर दी गई है। लंबाइयों के मानक भौतिक मूल इकाइयों का भौतिक प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विधिक तथा वैज्ञानिक आधार की भांति कार्य करते हैं, जिनके संदर्भ में सभी मानक संदर्भित किए जाने चाहिए। लंबाई को गज या मीटर किसी में भी मापा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मानक एक ऐसे यंत्र होते हैं जिसका अभिकल्पन और बनावट अंतर्राष्ट्रीय विमा के अनुरूप होता है। इसकी माप युक्तियाँ व यंत्र की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। इसकी मापन एक्यूरेसी उच्च होती है क्योंकि इसमें नई तकनीकी के मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस मानक को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो भार और मापन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स फ्रांस द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम वेवलेंथ 1x10⁸ नारंगी लाल लैंप और सीजियम घड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है द्रव्यमान लंबाई और समय का। नेशनल स्टैंडर्ड इंटरचेंजेबिलिटी और यथार्थता बनाए रखने के लिए मानक को एक एकल स्रोत से देखना जरूरी है, खासकर राष्ट्रीय मानक में जो कि आगे अंतर्राष्ट्रीय मानक से संयोजन करते हैं। राष्ट्रीय मानक की यथार्थता कार्यकारी मानक पर स्थानांतरण हो गई है। इसमें हम नेशनल स्टैंडर्ड्स को नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स में, नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड को वर्किंग स्टैंडर्ड में, वर्किंग स्टैंडर्ड को प्लांट रेफरेंस स्टैंडर्ड में और प्लांट रेफरेंस स्टैंडर्ड को शॉप फ्लोर स्टैंडर्ड में बदलते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। यथार्थता तथा इंटरचेंजेबिलिटी बनी रहने के लिए ये आवश्यक है कि मानकों का समय समय पर परीक्षण किया जाता रहे। इस उद्देश्य से मानकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन किया गया है, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड, प्लांट लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, शॉप फ्लोर स्टैंडर्ड। इसके बाद में आता है एरर
इन मेजरमेंट यह यंत्र के पाठ्यांक तथा विमा के एक्चुअल वैल्यू का अंतर होता है। कोई भी मानक पूर्णतया एक्यूरेसी से संभव नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि वास्तविक मानक की यथार्थता कितनी है और कौन सी त्रुटि आना संभव है। त्रुटि के बारे में जानकारी होना सबको कम से कम करने की सबसे पहली प्रक्रिया है। त्रुटि अर्थात हमने अभी अभी साफ शब्दों में बताया कि त्रुटि का मतलब है जो एक्चुअल रीडिंग जो लेते हैं वो और यंत्र क्या रीडिंग दे रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, दोनों के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि, ये 3 तरह की त्रुटियां हमने हमारे पेपर में दिखाई है। ये पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है रीडिंग को कम या ज़्यादा पढ़ लेना, यानी कि रीडिंग तो कुछ और है, हमारा इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कुछ और बता रहा है, लेकिन देखने के कारण से हम उसको कुछ और लिख देते हैं। दूसरा, यंत्र को गलत तरीके से उपयोग करना, कि हमें यदि ठीक ढंग से जो यंत्र हम काम में ले रहे हैं उस यंत्र की रीडिंग लेना नहीं आता है तो भी ये एक एरर हो सकती है। और तीसरा है पर्यावरण त्रुटि। तो चलो आइए हम एक एक के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ग्रॉस एरर, इस त्रुटि के अंदर मानव से हुई गलती, जैसे रीडिंग लेने में गलती होना या फिर मानक मेजरमेंट निकालने में गलती होना शामिल होता है। यह त्रुटि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करती है। जैसे प्रयोगकर्ता रीडिंग लेगा वैसा ही परिणाम आएगा। अगर प्रयोगकर्ता ने गलती से रीडिंग को गलत पढ़ लिया है तो मानक में त्रुटि होना संभव है। उदाहरण के लिए प्रयोगकर्ता तापमान को रीडिंग लेते समय 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ता है, जबकि वास्तविक तापमान की रीडिंग 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह जब तक मानव रीडिंग लेते रहेंगे त्रुटि होना संभव है। ग्रॉस त्रुटि को एकदम से ख़त्म करना तो मुश्किल है, मगर इसे रीडिंग लेने से या प्रयोगकर्ता को इसकी अच्छी जानकारी होने से कम किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर, इस त्रुटि को 3 भागों में विभाजित किया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, यह यंत्र की एरर होती है। दूसरा पर्यावरण त्रुटि, एनवायरमेंटल एरर, रीडिंग को ज़्यादा या कम पढ़ लेना। यह त्रुटि यंत्र में यांत्रिक बनावट के कारण होती है। यह त्रुटि या तो कैलिब्रेशन या ऑपरेशन के कारण होती है। इस त्रुटि में यंत्र या तो बहुत कम रीडिंग ले सकता है या फिर बहुत अधिक ले सकता है। जैसे स्प्रिंग अगर कमज़ोर हो गई हो तो बहुत ज़्यादा रीडिंग दिखाता है। ये त्रुटि या तो फ्रिक्शन, बैकलैश आदि के कारण हो सकती है। दूसरा आता है यंत्र को गलत तरीके से उपयोग करना। यह एक बहुत पुरानी कहावत है कि यंत्र जो रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है वो इंसानों से ज़्यादा बेहतर काम करता है। अगर त्रुटि भी हो जाए तो वह सिर्फ ऑपरेटर की गलती से होती है, न तो यंत्र के द्वारा। लेकिन यंत्र को गलत तरीके से उपयोग करने से काफ़ी त्रुटियां आ जाती है। जैसे शून्य रीडिंग को गलत सेट करना। शुरू में जब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं उस समय मान लो हमने शून्य पर सेट नहीं किया तो जो भी रीडिंग होगी वो गलत ही आएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए, दुकान पर हम एक बर्तन लेके जाते हैं और बर्तन लेकर जाने के बाद हम दुकानदार को, शॉपकीपर को कहते हैं कि इसमें 1 किलो तेल दे दो।
दुकानदार ने क्या किया, आपके बर्तन में 1 किलो तेल डाल दिया और उसकी रीडिंग ले ली, यानी कि आपके बर्तन की रीडिंग लेना भूल गया। तो ये एक गलती हो सकती है। या दूसरी गलती ये इस तरीके से हो सकती है कि उसने आपके बर्तन को तो पहले मेजर किया, मान लो 100 ग्राम उसका वजन था या 200 ग्राम उसका वजन था, लेकिन वह 0 करना भूल गया। तो बाद में तेल डालने के बाद में बर्तन को दोबारा तोलता है, आपके तेल को तोलता है, तो वह 0 बताना भूल गया और ये गलती हो गई। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल एरर। यह त्रुटि यंत्र पर बाहरी वातावरण की वजह से होती है, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, धूलकण, कंपन। इसलिए रीडिंग को मापने के लिए कुछ हल प्रयोग करना चाहिए, इससे उसमें त्रुटि कम हो सकती है। यंत्रों का हैंडलिंग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरा है, यंत्रों के फिनिश्ड सरफेस को हाथों से नहीं छूना चाहिए या फिर उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे उस पर धूल, मिट्टी के कण जमा नहीं हो पाए। यंत्रों को स्थापित सही तरीके से करना चाहिए, जिससे उनमें किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस उत्पन्न नहीं हो। इसके बाद आता है रैंडम एरर। हमने देखा कि बार बार रीडिंग लेने पर अलग अलग रीडिंग आती है। यह इसलिए कि अगर एक रीडिंग लेने पर दाब कम रहा और दूसरी रीडिंग लेने पर दाब थोड़ा ज़्यादा रहा, तो दोनों माप में अंतर आ जाता है। इसलिए बार बार माप लेने में आने वाली त्रुटि को रैंडम त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के कम करने के लिए हम काफ़ी सारी रीडिंग ले लेते हैं और उनका औसत मान निकाल लेते हैं। इसलिए हमने कहा कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट की कोई रीडिंग लेनी होती है तो हम कम से कम 3 और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है रीडिंग लेते हैं, जिससे कोई अगर त्रुटि है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और हमारी त्रुटि कम हो जाए। इसके बाद आता है प्रिसीजन, परिशुद्धता। मेजरिंग प्रोसेस की यह रिपीटेबिलिटी को परिशुद्धता कहते हैं, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कोई भी तापमान की बात करते हैं, तापमान मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वह स्थान परिवर्तन के कारण से या व्यक्ति और पर्सन के बदल जाने से, इसमें लिंग प्रभाव का, देश काल का, समय का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक जोब की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर उसको मेजर करता हूँ, लड़की के चेक करने से, मेजरमेंट करने से, आदमी के मेजरमेंट करने से, सुबह मेजरमेंट करने से, शाम के मेजरमेंट करने से किसी तरह का अंतर नहीं आना चाहिए। यानी कि जो रीडिंग हमने ली है वो बार बार चाहे 100 बार लें, हमेशा एक ही रीडिंग आती रहनी चाहिए। अगर ये रीडिंग हमारी बार बार लेने से बदल जाती है तो उसको हम एरर कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ है एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में मेल कितना है, यानी यह यंत्र की यथार्थता और एक्यूरेसी कहलाती है। यह ऑब्जर्व वैल्यू और उस के वास्तविक मान से कितना मेल खाती है, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। इन दोनों मानों के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। कई कारणों से कोई भी मापन यंत्र निरपेक्षतः या पूर्णतया एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता। थैंक यू।